Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। Europa. नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। पिछले 4-5 दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके कारण मुझे बाध्य होना पड़ा ये वीडियो बनाने के लिए। घटनाएं अपने आप में तो स्वतंत्र घटनाएं हैं, लेकिन जब आप इसे मध्य प्रदेश में जो एसआईटी ने निशंक राठौर की लाश के साथ किया वो देखें, उसको देखें। प्रवीण की हत्या के बाद किस तरह से भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की चुप्पी हम देखते हैं वो देखें। राष्ट्रपत्नी जैसे तुच्छ बयान पर, तुच्छ कथन पर जिस तरह से भाजपा अचानक से एक अति आक्रामक मोड में जा रहे, ओवर एग्रेसिव अप्रोच ले रही है कि कई जितनी महिला सांसदें हैं वो सारी की सारी जो है एक तरफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। सोनिया गांधी पे स्मृति ईरानी का एकदम ब्लिस्टरिंग अटैक आ रहा है और फिर सोशल मीडिया पे पूरा उसको कट्टर हिंदू शेरनी और ये सब करके उनको जो है प्रचारित किया जा रहा है। इसको देखें। उसके बाद फिर अमित शाह को हम देखते हैं कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बता रहे हैं कि कैसे स्थानीय भाषाओं का जो है चयन होना चाहिए और उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, चाहे लॉ हो, मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग की किताबें हो ये। और फिर उसी अमित शाह को आप देखते हैं कि वो बोल रहे हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष होने वाले हैं तो हम 75,000 किलो ड्रग्स जो है उसको जलाएंगे। उसमें से 30,000 किलो ड्रग्स को ये लोग अलग अलग जगहों पे 4 जगह जलाएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अमित शाह जी जो है उसको मॉनिटर करेंगे। उसके बाद एक खबर आती है कि NSA अजीत डोभाल जो है वो सूफी संतों के द्वारा एक जो है आयोजन किया जा रहा है, ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस करके जो है उसमें शिरकत करने जा रहे हैं। और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी जी, चेस वाला हो गया उसका उद्घाटन उन्होंने किया, उसके बाद एक डेयरी में गए वहाँ उद्घाटन किया, उसके बाद एक तीसरी जगह गए वहाँ उद्घाटन किया, एक जगह कन्वोकेशन सेरेमनी था वहाँ पे गए। लेकिन इन सब में जो बात अभी पिछले 5-6 सप्ताह से लगातार चर्चा का हिस्सा बनी हुई है वो कहीं ना कहीं खो गई है। इन सब को स्वतंत्र रूप से आप देखेंगे तो सब अलग अलग आपको दिखेंगे, लेकिन जब आप इनको एक साथ करके देखेंगे तो उसमें मुझे समस्या नज़र आती है कि आखिर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व करना क्या चाहता है। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल की घंटी जो है दबा लें ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियो जो है लगातार मिलते रहें। पहली घटना जो है मध्य प्रदेश से है। निशंक राठौर की हत्या या आत्महत्या जो भी हुई है कथित तौर पे, उस पे जिस तरह से आरंभिक साक्ष्य आ रहे थे कि उसके पिता के फ़ोन पे भेजा गया कि राठौर साहब आपका लड़का बड़ा बहादुर था और लेकिन सर तन से जुदा करने का फलाना टिमका ये सब किया। उसके बाद उसके इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ में जो है ये लिखा गया कि हर हिंदू का, हर काफिर का यही अंजाम होगा, हम मार देंगे, काट देंगे, जो भी है। उसमें पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया। इस सब के बाद क्या होता है कि एक जो आक्रोश कन्हैया लाल की हत्या के बाद से उबल रहा था वो लगातार आते आते निशंक राठौर पे आता है और वो और प्रचंड होने लगता है। उसके बाद फिर रही सही कसर पूरी हो जाती है प्रवीण नेट्टारो की हत्या में जो कर्नाटक में होती है। और उसका जो रिएक्शन था प्रवीण वाली हत्या का कि ये लोग कल भी गृह मंत्री जो है उसके घर का भी घेराव किया है, परसों जो है
सारे भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता एन मास लगातार वो जो है त्यागपत्र दे रहे थे। उन्होंने घेरा भी था प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को। फिर बम्बई को जो है रात में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया और उसके बाद उनको स्टेटमेंट देना पड़ गया कि हम योगी मॉडल अपनाएंगे और हम एनआईए को इसकी जांच, तमाम तरह की जो है बातें की गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने क्या किया कि उनके ऊपर जब ये लगने लगा कि इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, और चर्चा उसी कंटिन्यूएशन में ही था कि पिछले जो 6-7 हत्याएं लगातार हुई हैं उसके ऊपर, तब मुझे जो संदेह था, मैंने पहले भी ट्वीट किया था कि इसको शुरू में ही पुलिस ने कह दिया तो ये आत्महत्या का मामला लग रहा है। फिर जो है प्रदेश सरकार जो है वो दबाव में आकर एक एसआईटी का गठन करती है और उस एसआईटी ने त्वरित एकदम शीघ्रातिशीघ्र कार्य करते हुए यह बता दिया कि नहीं नहीं भाई ये तो एकदम आत्महत्या का मामला है। और वो आदमी इतनी मतलब उधारी में था, इतने कर्ज में था कि उसने उसी कारण ये स्टेप उठाया। तो फिर जो एक नैसर्गिक प्रश्न है कि भाई अगर उसने आत्महत्या कर भी ली तो उसके फ़ोन से मैसेज किसने किया, जो एक कॉमन सेंस से उपजा प्रश्न है कि आखिर क्यों कोई पाकिस्तान का झंडा लगा कि मतलब इतना टाइम क्यों लेगा। वो सुसाइड नोट लिख सकता है, अंतिम बार अपने माँ बाप से बात कर सकता है, या लज्जित हो, शर्मिंदा हो, तो भी उसका सर तन से जुदा का मैसेज भेजने का क्या प्रयोजन हो सकता है। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि हत्या उसी को मान ले, लेकिन एसआईटी इतनी शीघ्रता से इस परिणाम पर कैसे पहुंच गई कि उसको अगर हम मानते हैं कि अगर उसकी हत्या हुई है तो क्या यह दृष्टिकोण उचित नहीं है कि जिसने उसकी हत्या की होगी उसकी तो मर्जी पर है ना, वो सामने उससे फोन छीनेगा, बोलेगा पासवर्ड बताओ। और जिस तरह से संदेश दिए जा रहे इन हत्याओं के माध्यम से, तो मुझे तो ये थ्योरी ज़्यादा प्लॉजिबल लगती है कि ऐसा हुआ होगा कि उसका फ़ोन लिया, फ़ोन का पासवर्ड मांग लिया, मारा और उसके बाद भेज दिया और इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई। तो मैं इसको तो मानने के लिए तैयार नहीं। ये मुझे लग रहा है कि पुलिस जो है लिपापोती कर रही है, और चूंकि लगातार ये हत्याएं हर सप्ताह एक हो रही है और केंद्रीय नेतृत्व से आम जनता जो है हर दिन प्रश्न पूछ रही है कि भाई साहब बताओ ये चल क्या रहा है और तुम क्या कर रहे हो, तब ऐसा किया जा रहा है कि तुम इनमें से एक हत्या को आत्महत्या टाइप का कुछ बता दो जिसमें लग रहा हो, थोड़ा सा एंगल लगे कि आत्महत्या का है, और उसके बाद का काम वामपंथी और इस्लामी लॉबी कर देगी। वो तो आप देखिए कि मैंने ये लिखा था पहले कि अगर ये आत्महत्या होगी तो वो सारे लोग एक्टिवेट हो जाएंगे जो कन्हैयालाल की हत्या पर, उमेश कोल्हे की हत्या पे, सानू की हत्या पे, अंकित की हत्या पे, सब पे चुप थे, प्रवीण की हत्या पर भी चुप है। अब इस एक इंसिडेंट को चूंकि सरकार ने आधिकारिक रूप से इसे मान लिया है, अब ये सब के सब लिखेंगे कि हाँ ये देखो भाई यह आत्महत्या थी और ये मुसलमानों पर थोपा जा रहा था। तो सरकार ने कहीं ना कहीं उस लॉबी को ये फॉर्डर दिया और जानबूझ कर दिया है ताकि अब एक आत्महत्या, जो 6 लाशें गिरी है हिंदुओं की, उसमें से एक मान भी लेते हैं आत्महत्या होती है, तो अब उस एक आत्महत्या को उसी तरह से भुनाया जाएगा जैसे कि अखलाक को भुनाया गया था। उसी वक्त भरत शर्मा की भी हत्या हुई थी, डॉक्टर नारंग की भी हत्या हुई थी, कई हिंदुओं की लिंचिंग से ही हत्या हुई थी, लेकिन उसको नैरेटिव से गायब कर दिया गया और एक को लाकर, और उसी फिर धुन में जो सीट के झगड़े में जुनैद मारा जाता है और उसको बता दिया गया कि ये तो बीफ खाने के लिए और बीफ खा रहा था ट्रेन में, इस कारण से उसकी हत्या कर दी गई। तो इसमें पूरी तरह से भाजपा सरकार केंद्र और मध्य प्रदेश दोनों मुझे संलिप्त नजर आती है। मुझे नहीं लगता कि ये मामला आत्महत्या का है, और अगर है भी तो इतनी जल्दी, मतलब तुम लोग यार दशकों लगा देते हो जांचने में, और यहाँ पे तुम्हें 2 दिन नहीं लगे इस कंक्लूजन पे पहुंचने में कि वो आत्महत्या थी। मैं ये नहीं मानता, हो सकता है मैं गलत हूं आगे, लेकिन अभी तक जिस तरह से एसआईटी के कथन आए हैं, मुझे इस पर, इन लोगों पे 1 पैसा विश्वास नहीं है। मैं जो
मानना चाह रहा हूँ वो मैंने आपको बताया। इसके बाद प्रवीण की हत्या होती है, उससे इस तरह का बवाल मचा कर्नाटक के पॉलिटिक्स में कि ये लोग जो अभी अपना एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करने जा रहे थे अपनी सरकार के सालगिरह की, वो उनको रोकना पड़ गया। जेपी नड्डा जाने वाले थे और 3 दिन का पूरा एकदम लार्ज, एकदम बड़ा सा प्रोग्राम होने वाला था, और भाजपा के अपने कार्यकर्ता जो है लगातार देने लगे थे त्यागपत्र। ये तो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर भी आप देखिए कि इन्होंने किसको भेजा है। इस पर नरेंद्र मोदी ने एज यूजुअल कुछ नहीं बोला, अमित शाह ने कुछ नहीं बोला, ये सब कुछ नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी सूर्या एक सांसद है, वो उस इलाके से आते हैं तो ठीक है, वो गए, वो अपना काम कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, फिर मिल रहे हैं। कपिल मिश्रा जी ने फिर से एक क्राउड कैश की जो है वो फंडिंग की, क्राउड फंडिंग की, उसका आरंभ किया था कि उनके माता पिता के लिए कुछ किया जाए। ये सारी चीज़ें ठीक है। अब बात यह है कि आखिर कब तक हिंदुओं को काटा जाता रहेगा और हम लोग क्राउड फंडिंग करते रहेंगे। ये कोई मतलब ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये समाधान नहीं है। इस पे समाधान जो मुझे उचित लगता है वो वीएचपी वाले बता रहे हैं। उन्होंने पत्र लिख करके कह दिया है कि भाई अगर इस पे रोक नहीं लगी, इस पे केंद्रीय नेतृत्व या प्रधानमंत्री या जो भी है या सरकार इस पे कुछ नहीं बोलती है, तो आने वाले समय में जो सड़कों पर ब्लड बाथ होगा उसके लिए हिंदू समाज को उत्तरदायी ना माना जाए। क्योंकि अंततः मुझे लग रहा है कि ये उसी तरफ जा रहे हैं, और इनकी निष्क्रियता से, एक जो चुप्पी है इनकी, और बहुत ही कन्वीनियंट साइलेंस है ये। मैं आज ही एक ट्वीट पढ़ रहा था 2020 का नरेंद्र मोदी का, जम्मू कश्मीर में 3 मुसलमान कार्यकर्ता मारे गए थे भाजपा के, फिदा हुसैन, उमर और एक उमर हनन, ऐसे करके हनान या हनन, तीनों मरे थे। उस पर उन्होंने ट्वीट किया था। आप सोचिए, मुस्लिम कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में मरा तो ट्वीट हुआ, और यहां पर लगातार न प्रधानमंत्री के हैंडल से आ रहा है, न नरेंद्र मोदी के हैंडल से आ रहा है, न पर्सनल हैंडल से। तब हम सोचने को विवश हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अब इन सब के बीच जो एक कमाल की बात हुई वो यह हुई है कि अधीर रंजन चौधरी बकलोल आदमी है, मतलब कांग्रेस के तो सारे ही नेता उसी तरह बकलोल ही हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी बकलोलों में एक उच्च श्रेणी पे, वो अलग स्तर के बकलोल जो हैं वो हैं। उस आदमी ने बहुत ही अपने शब्दों का चुनाव करते हुए 2 बार राष्ट्रपति बोला, फिर बोला नहीं राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपत्नी द्रौपदी मुर्मू। ये एकदम सेक्सिस्ट रिमार्क है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब आप एक राष्ट्रपति पद की गरिमा, मतलब कौन गिरा रहा है ये भी देखिए। एक मुंहफट सड़क छाप सांसद जो है, जिसका यही काम ही रहा है, उसने प्रधानमंत्री के बोटी बोटी काटने का भी दिया है, और कालांतर में उसने अलग अलग तरह के इस तरह के बयान देते रहा। ये तो कृष्ण का अपमान कौन कर रहा है? शिशुपाल कर रहा है। तो 99 बार तो उसको मना किया गया ना भाई, मतलब उसको इग्नोर मारा गया। पौंड्रक जो है वो वासुदेव होने का ढोंग रच रहा था। तो जब उस स्तर का आदमी हो तब तो आप उस स्तर की प्रतिक्रिया दोगे। क्या आप ऐसे ही, मतलब कोई ऐरा गैरा नथु खैरा, किसी ने कुछ बोला, तुमने प्रशांत कनौजिया को उठा लिया बिना काम का, उसको हीरो बना दिया था, योगी जी के ऊपर बोला उसने कुछ, तो कन्हैया जैसे चिरकुट आदमी को तुमने कहां से कहां पहुंचा दिया। भाजपा वालों की यही रही है। और आज के समय में जब आप ओवर एग्रेसिव हो जाते हो ऐसे चीज पर, जिस पर कल तक आप कुछ नहीं बोलते थे। स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर आरोप लगाया इन लोगों ने, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो वो दे दिया कि नहीं ये गलत है, इनको पवन खेरा को और ये लोग को हटाना पड़ेगा, वो सब चल रहा था। उसके बाद फिर सोनिया गांधी ने मुझे झिड़क क्यों दिया, ये हो गया बहुत बड़ा कि भाई
रमा देवी सांसद है, उनको बोल दिया सोनिया गांधी डोंट टॉक टू मी, तो क्या हो गया? एक सांसद को दूसरी एक घमंडी महिला, जिसके बारे में सब जानते हैं, ऐसा नहीं था कि वो आउट ऑफ कैरेक्टर गई और संसद भवन में इस तरह की बातों की कोई जगह नहीं है और आज तक किसी ने इस तरह से बोला ही नहीं है। हर दिन बोलती है, वो तो ठेंगे पे रखती है पूरे देश को। देखो कि कांग्रेस वाले आग लगा रहे हैं हर जगह पे, तो कौन सी नई बात कह दी? जब उसके समर्थक आग लगा रहे हैं, उसने बोल दिया डोंट टॉक टू मी, तो क्या हो गया भाई? तुम्हें अचानक से अपने सम्मान की बात याद आने लगी और तुम्हारे कार्यकर्ता परिवार के सदस्य की हत्या हो रही है, उस पे तुम कुछ नहीं कर रहे हो। पूरा उसको एकदम इस तरह से दिखाया पूरे आईटी सेल ने, एकदम हिंदू शेरनी स्मृति ईरानी ने धागे खोल दिए। ये कौन नहीं जानता है कि स्मृति ईरानी बहुत बढ़िया ओरेटर है, लेकिन ये क्या, ये खाली मतलब बोल बोल के ये रेटरिक से ही चलेगी क्या सरकार? वो भी मिसप्लेस्ड एकदम। यहां पर दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। ये लोग ये जो भी कर रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है इनका कि किसी तरह से नैरेटिव से ये जो लगातार ये जो एंगर बिल्डअप हो रहा है उसको हटा दो और उसको डाइवर्ट करके चर्चा इस पे करो कि सोनिया गांधी क्या। भाई सोनिया गांधी से पक गया है हिंदुस्तान। राहुल गांधी और सोनिया को ईडी बुलाना बंद कर दो। तुम लोग से होता कुछ नहीं है। हर चुनाव से पहले 2 महीना 3 महीना पहले रॉबर्ट वाड्रा को पकड़ लेते हैं लोग, सोनिया गांधी को पकड़ लेते हैं, राहुल। उससे क्या हासिल हो जाता है? कौन नहीं जानता है कि ये लोग भ्रष्ट हैं? अगर तुम्हारे पास सबूत हैं, तुम क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाते हो, एमपीएमएलए कोर्ट में सजा दिलवाओ इनको। है हिम्मत तो नहीं। तुम ये उसी तरह से अनंत काल तक खींचते रहना चाहते हो, जब तक उसका दोहन कर न लो, अंतिम बूंद तक उसका निचोड़ न लो, तब तक तुम लोग करोगे। तुम लोगों में हिम्मत नहीं है इन लोगों पे कुछ भी कार्रवाई करने की। एक आम आदमी, मेरे जैसा आदमी कुछ बोल देगा, तुरंत 295 ए लगाओ तो फलाना लगाओ, ये शांति सद्भावना बिगड़ने की आशंका है, उस पे मुझे जेल में डाल दोगे। लेकिन जिनके कार्यकर्ता वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खत्म करते जा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, टायर फूक रहे हैं, ट्रेन फूक रहे हैं, 2-2, 250 करोड़ रुपए का नुकसान करवा दे रहे हैं जो लोग रेलवे का, उन लोगों को कुछ नहीं कहा जाता। उनको जो है किंग्सवे कैंप में डिटेन कर लिया, तो वहां पे बिठा के राहुल गांधी बिठा के वहां पे अपना चल रहा है, कांग्रेस की गोष्ठी चल रही है। तो ये तो भाजपा समझ ले कि आम जनता इतनी मूर्ख नहीं है। लोग अब लिखने लगे हैं कि मैं मोदी का समर्थक नहीं हूं, मैं वोटर हूं। अब मैं समर्थक नहीं रहा। भाजपा को इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा कि धीरे धीरे यह अपने वोटर बेस को सिर्फ और सिर्फ वोटर बेस ही बना के छोड़ देगी। जो एक भावनात्मक सपोर्ट सिस्टम था इसका, जो लोगों की आशाएं दिख रही थी भाजपा में, वो जो है लगातार टूटती जा रही है। और जिस दिन एक पार्टी आएगी ऐसा जो थोड़ा सा इससे ज्यादा रेडिकल अप्रोच लेगी हिंदुओं के लिए, लोग भाजपा को अबेंडन करने में एक दिन नहीं लगाएंगे। एक चुनाव में तुम जो है ना वो ऊपर से नीचे आ जाओगे। ये इनको समझना चाहिए। इसलिए ये राष्ट्रपत्नी पे ये ब्लिस्टरिंग अटैक बाय स्मृति ईरानी, और उस पर पीयूष गोयल दे रहा बयान, उस पर निर्मला सीतारमन दे रही है बयान, और पूरा जो है एकदम ऐसे माहौल बनाया जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया भाई। अमित शाह जी को लेके एक समाचार आ रहा है कि 75,000 किलो ड्रग्स जो है उसको जलाएंगे। और 75,000 मतलब 75 साल हो रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम लोग पूरा देश जो है मनाने जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में ऐसा होगा। अब मुझे नहीं पता कि 75 की जगह 80,000 किलो अगर पकड़ा है तो बाकी 5,000 भी जलाएंगे, या 75 और 75 मेंटेन करने के चक्कर में जो भी। उसमें से 30,000 किलो के बारे में बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 4 जगह पे वो जलाया जाएगा, और अमित शाह जी जो है उसको देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, उनके मतलब देख रेख में होगा। अमित शाह जी आपको मतलब जला तो बहुत कुछ है इस देश में, शाहीन बाग, जामिया नगर हो गया, आपको अलीगढ़ में जो हुए, उसके बाद
दिल्ली में जो दंगे हुए, फिर किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद फिर आपके लाल किले पे चला गया, एक रिमार्केबल जो कानून बने थे, एक रिफॉर्म आया था 3, और उसको भी जो है आपने निरस्त कर लिया। बाकी तो आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और आपको इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि ठीक है, आपने एनआईए को बोल दिया, ट्वीट कर दिया कि एनआईए कन्हैया लाल के केस में करेगी, और फिर जो भी आपने रिकमेंड किया हो रहा है उस पर काम। लेकिन अभी जो लगातार उसके बाद भी जो हत्याएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको या केंद्रीय नेतृत्व को, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जो भी हो, जिन लोगों से अपेक्षा है हिंदुओं को, उन लोगों को इन पे बोलना चाहिए, ना कि आप ये सांकेतिक चीज़ें करके, और पता नहीं इससे क्या साबित हो जाएगा, क्योंकि है तो ये सांकेतिक ही। आप खुद आग लगाएं या कोई और लगाए, या आग ना लगे दरिया में फेंक दो, इससे देश को क्या फर्क पड़ जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि मैं अब कैमरा लेके चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि 75 साल हो रहे हैं आज़ादी के उपलक्ष्य में, मैं 75 ईंटें लगा रहा हूँ, कोई कहे मैं 75 बांस कहीं गाड़ रहा हूँ। 75 करवाने के चक्कर में ये जो लोग मर रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा। उसी के साथ अभी जो NSA अजीत डोभाल जी हैं, वो जो है अभी सूफी सजदा नसी कोई उन लोगों का एक आयोजन है, उसमें सर्वधर्म वही संभाव वाला जो नौटंकी है, उसको जो है उसमें जा रहे हैं। क्या ये काम NSA का है? आपने तो मौलाना साद से भी बात की थी रात के 2 बजे जाके, कहाँ है मौलाना साद? पकड़ा गया। पूरे देश में कोरोना फैलाने का अगर अकेला एक सबसे बड़ा कारण जो है ढूंढा जाए, मौलाना साद है, उसका निजामुद्दीन मरकज है, उससे जितने भी लोग इधर उधर गए तबलीगी जमात वाले, कहाँ है वो? ये सारी चीज़ें सांकेतिक तौर पे की जा रही है, और उसको IT सेल की सहायता से पूरा इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि देश में अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अरे राष्ट्रपति कैसे बोल दिया, राष्ट्रपति मतलब महामहिम द्रौपदी। आपको लगता है कि राष्ट्रपति के पद को अधीर रंजन चौधरी जैसे, समझ रहे मैं किस शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूँ, उससे घंटा फर्क पड़ता है? वो राष्ट्रपति हैं। अगर आप अधीर रंजन चौधरी को लेके इतना ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पद को कम आंक रहे हैं। होता है ना, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो हाथी है राष्ट्रपति मुर्मू जी, और कुत्ता है वो अधीर रंजन चौधरी। मतलब कुत्ता भी सम्मानित जीव होता है, कुत्ता समाज से मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन वही है कि मैं बस कहना चाह रहा हूँ, सबसे परे आपको वही कट्टर हिंदू शेरनी और ये कर दिया वो कर दिया। नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त को देखेगा क्या बोले। 15 अगस्त से पहले मैं एक स्पीच रिलीज कर दूंगा नरेंद्र मोदी जो बोलेंगे, और उसकी एक झलक मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या क्या बोलेंगे 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से। गेटअप आपको पता है, वो नया कहीं का साफा बांधेंगे, ये हम जानते हैं। बच्चों से हाथ हिलाते हुए मिलेंगे जाते वक्त, उतर के उसको भी ऐसे दिखाया जाएगा, वो 8वीं बार वो आदमी ये कर रहा होगा, और उसको ऐसे दिखाया जाएगा पहली बार किया जा रहा है, कि एकदम लोकप्रिय बात है लोकप्रिय। उसको बार बार जो है एक ही चीज़ को एनफोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार नरेंद्र मोदी जी के स्पीच का सेंट्रल हिस्सा जो होगा वो होगा, हमने 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी, टीकाकरण होगा। कोविड की महामारी के बावजूद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, कहाँ कहाँ रिसेशन आ गया, कहाँ कहाँ आने वाला है, भारत बहुत ही मजबूती से खड़ा है, ये बोला जाएगा। किसानों के ऊपर बोला जाएगा, जो एक्सप्रेसवे बने हैं उसके ऊपर बोला जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में किस तरह से भारत के प्रत्येक नागरिक साझेदार हैं, और वैसे जगहों पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच रहा है जहां अभी तक असंभव प्रतीत होता था, उस पे बोला जाएगा। उसके साथ ही आप बर्मिंघम की मेडल टैली पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो उसमें गोल्ड मेडल लाएंगे, हो सकता है उनका नाम लिया जाएगा। उसके बाद बोला जाएगा कि हमने राज्यसभा में किन किन लोगों को, अभी PT उषा है, इलैयाराजा है, इन सब चीज़ों पे। उसके बाद कुछ पैकेज अनाउंस किए जाएंगे, कुछ योजनाओं का आरंभ करने की घोषणा होगी। इससे इतर आप कुछ भी नहीं सुनेंगे।
मतलब जिस विषय पे आप चाहते हैं कि मोदी जी बोलेंगे, कुछ नहीं बोला जाएगा, एक शब्द नहीं बोला जाएगा। आप ये वीडियो का स्क्रीन ग्रैब और रिकॉर्ड करके जो करके रखना है आप रख लीजिए। कुछ लोगों ने फिर इस पे लिखा कि अजीत जी आपको ट्वीट चाहिए या एक्शन, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय से या प्रधानमंत्री के निजी हैंडल से एक ट्वीट भी अगर आ जाता, एक ट्वीट, दो ट्वीट, उसी गंभीरता के साथ जिस गंभीरता से आपने पहले, जो गंभीरता आपने दिखाई है, अन्य समयों पर दिखाते हैं, गौरक्षकों को गुंडा बताते वक्त दिखाते हैं, उस वक्त उसी तरह की गंभीरता से अगर आप इस नृशंसता को, आपके सामने तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल इमैनुअल मैक्रों का है, जिस आदमी ने शार्ली एब्दो के कार्टूनिस्ट, उसकी हत्या और उसके सैमुअल पैटी वाला कांड हुआ था, तो उसने पूरा का पूरा शार्ली एब्दो हर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग को प्रोजेक्ट करवा दिया था और पूरा अरब वर्ल्ड और ये सब भौंकते रह गए थे। उसी आदमी से मोहम्मद बिन सलमान जा रहा है एनर्जी की डील करने के लिए। आपको किस बात की चिंता है भाई? फ्रांस से तो मतलब बेहतर इकॉनमी बनती जा रही है भारत की, तो आप किससे डर रहे हैं? आपको किस चीज की ऐसी लालसा है कि आपकी चुप्पी जो है लगातार एक के बाद एक गिरती हुई लाशों पर भारी पड़ रही? मूलतः मैं आप लोगों से, जो सामान्य लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रहा हूं कि भाजपा अभी एक योजनाबद्ध तरीके से इन मुद्दों पर, इन विषयों पर, इन हत्याओं पर चर्चा नहीं करना चाह रहा। वो चाहता है कि हमारे और आपके चर्चा का विषय जो है वो बदल कर राष्ट्रपत्नी हो जाए, अधीर रंजन चौधरी हो जाए और महिलाओं का अपमान हो जाए, इस तरह की चीजें हो जाए। परंतु हमें यह नहीं भूलना है कि हम इस स्थान तक पहुंचे कैसे हैं, किस किस नैरेटिव से, इसकी जड़ में क्या है? इसकी जड़ में ज्ञानवापी मस्जिद में, वहां जो हौज था जिसमें हमारे महादेव अभी भी कैद है एक तरह से, वहां से चली थी बात। उसे फव्वारा बता रहे थे मुस्लिम क्लेरिक्स जो आ रहे थे, और उसके साथ ही उसको मतलब जो अंग होते हैं गुप्तांग, उनका नाम लिया जा रहा था, मॉक किया जा रहा था हमारी देवी देवताओं को टीवी पर, और उसके प्रत्युत्तर में नुपुर शर्मा ने कुछ बोला। उसके बाद बड़ी ही एकदम शीघ्रता से नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। अभी भी बोल रहा हूं मैं कि अगर नुपुर शर्मा को यह सरकार सस्पेंड नहीं करती और बोलती कि यह उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम उनके साथ खड़े हैं, जो कि एक पार्टी को खड़े रहना चाहिए था, तो आज ये 6 लाशें नहीं गिरती। लेकिन नहीं, आपने एक तरह से एडमिशन ऑफ गिल्ट किया कि नहीं, उसने जो बोला वो गलत था, और उसके बाद जो मस्जिदों से ऐलान हुए, एक के बाद एक नुपुर शर्मा ने कुछ बोला जो सत्य था, जो मुस्लिम उलेमा खुद बोलते हैं, उसके बाद उसके समर्थन में किसी ने कुछ लिखा, उसकी हत्या हुई, और उसके बाद प्रवीण नेट्टारू जैसे आदमी की हत्या इस पर हुई कि उसने उस व्यक्ति का समर्थन किया था जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया। आप देखिए कि ये कड़ी कहां तक ये लंबी होती जा रही है, और किसी भी बात पर किसी की हत्या हो रही है। तो चर्चा इसी पर होनी चाहिए कि ज्ञानवापी से प्रवीण नेट्टारू तक, और मैं ये फिर बोल रहा हूं आपको कि अगले सप्ताह भी एक लाश गिरेगी, उसके अगले सप्ताह भी एक लाश गिरेगी। हम और आप इसे गिनते रहेंगे। मैं इसीलिए ये जितने उमेश कोल्हे की जब हत्या हुई उसके बाद मैंने किसी की हत्या पे वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि एक ही बात कितनी बार हम बोलेंगे, एक ही निष्क्रिय नेतृत्व को, निकृष्ट लोगों को, निठल्लों को, नकारों को कितनी बार आप दुत्कारोगे। लेकिन अभी जिस तरह से, अभी तक ये खाली चुप रहते थे, अभी तो इन्होंने जानबूझकर पूरा मैकेनिज्म लगा दिया आईटी सेल कि नहीं बात करो अधीर रंजन चौधरी पे, राष्ट्रपत्नी कैसे बोल दिया। तब मुझे इन पर संदेह होता, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इन सब चीजों को याद रखिएगा और चर्चा इसी पर रहेगी। चर्चा से भटकिए मत। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।